ओके, तो आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में। ओके, हमारा जो इतिहास है, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे धर्म ग्रंथों से मिलती है और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। ओके, या फिर विदेशियों का जो विवरण है, ठीक है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है, हमारे जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, उनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे पता है, सबसे पहले क्या थी, सिंधु सभ्यता थी। ओके, उसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता थी। उसके अंदर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक सभ्यता थी। ओके, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक सभ्यता थी। ओके गाइस, तो हम बात कर रहे हैं वेदों के बारे में। तो ऋग्वेद कब लिखा गया? ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। ओके, जब ऋग्वैदिक सभ्यता चल रही थी 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। ओके, हम बीसी की बात कर रहे हैं, ईस्वी पूर्व। ओके, तो वेद, सबसे पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। ओके गाइस, सबसे पहला वेद या बोल सकते हो, या सबसे पुराना वेद, सबसे पहले जो लिखा गया सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो गया। सबसे नया वेद कौन सा है जो सबसे बाद में लिखा गया? अथर्ववेद। ओके, ये दो तो आपको याद रहते हैं सबको। बीच में कौन से? यजुर्वेद और सामवेद। इनको कैसे याद करना है मैं भी बता दूंगा आगे। और इन चारों चारों वेदों को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। इन चारों वेदों को अगर एक साथ बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? संहिता बोला जाता है। ओके, तो ट्रिक याद करने की क्या है, जैसे ये तो ज्यादा ट्रिक के उसमें घुसोगे तो ज्यादा वो आपको याद नहीं रहेगी। कितनी ट्रिक याद करोगे हिस्ट्री के अंदर? हिस्ट्री होगी पूरी जीके इतनी बड़ी है कि कहाँ ट्रिक याद आ रहेगी। ठीक है, तो बस जस्ट रिलेट करो और याद रखो उसको। तो जैसे रिया है, एक लड़की का नाम है रिया, सिंपल सा है। ओके राइट, तो री से बना ऋग्वेद और या से बना यजुर्वेद। ओके गाइस, देखो सबको याद है ऋग्वेद पहला है, सबसे पुराना, ठीक है, और अथर्ववेद सबसे नया है। ये सबको याद है, पहला और सबसे लास्ट। तो बीच में वाली प्रॉब्लम रहती है, बीच में कौन सा है, ठीक है, बीच में जो सीक्वेंस है वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो रिया से याद कर लो, तो सेकंड हमें याद रहेगा यजुर्वेद। तो बचा क्या? सामवेद, तीसरे नंबर पे सामवेद, चौथे नंबर पे फिर से अथर्ववेद। ओके, तो ऐसे आपको याद रहेगा। ओके गाइस, तो वेदों के संकलन करता। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वेदों के संकलन करता कौन है। देखो, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को लिखने के 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर, उसे अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। पर वेदों को संकलन करता कौन है, जिन्होंने उसको एक एक उसमें संकलन कर दिया है। ठीक है, तो वो कौन है? ऋषि महर्षि वेदव्यास जी। ओके, तो हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ओके, तो ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं। राइट, ऋग्वेद के अंदर क्या है? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ओके गाइस, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। तो इसको हमें कैसे याद करना है? देखो 10 मंडल याद कर लेना, 10 याद होगा इसके अंदर। देखो सूक्त कितने हैं? 1028, 2 + 8 10 हो गया, 2 + 8 10, और स्टार्टिंग में क्या लिखा है इसके? 10 लिखा। ऐसे ही 10,462 को 460 याद कर लो, क्या कॉलम है? ठीक है, तो 460 और 462 में कोई कॉलम नहीं होगी। ठीक है, तो 10,000, 10 स्टार्टिंग में लिखा है और 4 + 6 10, 4 + 6 10, तो 10 10 बन रहे हैं सारों में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रहेंगे ये। ठीक है, ऑप्शन जैसे ही आएगा आप आसानी से टिक कर लोगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो मैं बोल रहा था आपको ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, इसको अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। आपको सारे याद नहीं करने हैं किसने लिखा है। तीसरा मंडल किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने लिखा है। ठीक है, तो विश्वामित्र, तो इसमें क्या है? सूर्य देवता और माता सावित्री माता। ठीक है, ठीक है, सावित्री माता जिनको प्रकाश की देवी बोला जाता है, उनको समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल कौन सा है? जिसके अंदर सूर्य देवता और सावित्री देवी को समर्पित गायत्री मंत्र है।
लास्ट में देख लेना आप, सावित्री सावित्री है और विश्वामित्र है, लास्ट में त्र त्र आ रहा है। ओके, तो तीसरा मंडल हो गया। और आपका जो छठा मंडल है किसके द्वारा लिखा गया है, भारद्वाज जी द्वारा लिखा गया है। ओके गाइस, तो कुछ ये है अलग अलग मंडल, इनको याद नहीं करना, बस तीसरा मंडल किसने लिखा है यही आपको मोस्टली याद रखना है। ओके, तो हम कुछ नदियों के बारे में बात कर लेते हैं जो ऋग्वैदिक काल की हैं। ओके, जैसे पुरुषनी, तो पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी। रावी क्या है, एक लड़के का नाम है। ओके, रावी एक लड़के का नाम है, तो पुरुष है ना रवि, रवि क्या है, पुरुष है, तो पुरुष नदी। वितस्ता नदी किसका नाम है, झेला, 30 लगती है। अगर गर्मी में, पहली गर्मी है बहुत और ऊपर से 30 लग रही है पानी की, तो भाई गर्मी को झेलना मुश्किल हो जाता है, गर्मी को झेलना मुश्किल हो जाता है। ओके, और दृश्य द्रवंती रिवर, ये की होगी, ठीक है, आपको ये याद करनी है, दृश्य द्रवंती। तो घर घर के अंदर द्वेष है भाई, अभी आजकल आजकल घर घर के अंदर द्वेष है। ओके, तो दृश्यवंती नदी का नया नाम क्या है, अब घग्गर है। ओके, शत्रुदी शत्रुज हो गया, शत्रुदी का सतलुज हो गया। ओके, तो अस्किनी और चिनाब हो गया, चने खाने से स्किन अच्छी रहती है। ओके, और बिपाशा, भाई बिपाशा बसु का व्यास बढ़ गया है, डाया, ठीक है, बिपाशा बसु अब मोटी हो गई हैं और उनका जो डाया है वो बढ़ गया है। ओके, यह व्यास बढ़ गया है। गोमती को गोमल से हो जाएगा कंपेयर, और सिंधु का सिंध है। ओके, तो ऐसे आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे मंडल की, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मैंने आपको बोला है गायत्री मंत्र है। ओके, तो नौवें मंडल में सोम देवता है, कैसे याद रहेगा, ठीक है, देखो एस, मैं बोला सोम देवता, सोम किससे बना है, एस से बना है, एस अल्फाबेटिकली 9वें नंबर 19वें नंबर पर आता है। ओके गाइस, एस अल्फाबेटिकली, एस सन्नी, सन्नी है ना, सन्नी, एस उन्नी, तो एस 19 नंबर पे आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, नो आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे इसको पिकअप कर लेना है आपको, ठीक है, टिक कर आ रहा है और इजी टिक कर पाओगे, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो नवम मंडल सोम देवता का है, ठीक है, और तीसरा मंडल भी क्या है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, राइट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ठीक है, जो कि सूर्य देवता और सावित्री माता को, सूर्य से S19 आता है उसके अंदर भी, ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री माता को समर्पित है। ऐसी 8वां मंडल आपको याद रखना है, हस्तलिखित या हैंड रिटन, है ना, H आ रहा है इसके अंदर, हस्त, H, हैंड रिटन, तो H अल्फाबेटिकली 8वें नंबर पर आता है, ठीक है, रीजनिंग के अकॉर्डिंग H जो है ABCD में 8वें नंबर पर आता है, तो इसको हस्तलिखित रचनाएं बोलेंगे, ठीक है, तो हस्तलिखित रचनाएं कौन से मंडल में है, 8वें मंडल में है, और हम हाथों से क्या करते हैं, खेलते हैं, तो ये हस्तलिखित रचनाएं जो कि 8वें मंडल में है, इनको क्या बोला जाता है, इनको खिल बोला जाता है, ठीक है, इनको खिल कहा जाता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल क्या है, पुरुष सूक्त है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे शूद्र है, तो शूद्र जो है आदि वर्मा जी के पैरों पैरों से इनका जो है उद्गम हुआ है, ठीक है, शूद्रों का आदि वर्मा जी के पैरों से उद्गम हुआ है, वैश्य का जांघों से हुआ है, क्षत्रिय का, हाँ, क्षत्रिय का भुजाओं से हुआ है, और ब्राह्मण का मुख से हुआ है, ठीक है, इनका उद्गम स्थान। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यजुर्वेद। ओके गाइस, तो यजुर्वेद की बात हो रही है, तो यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसको क्या बोला जाता है, अथर्वणा। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वणा बोला जाता है। गाइस अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है, चाहे आप रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, तो देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद को रिलेट कर लो आप यौवन से, ठीक है, एक यूथ लड़का है, यजुर्वेद यौवन है, देखो जब तक यौवन आता है आधी आयु निकल जाती है, जब तक यौवन आता है आधी आयु निकल जाती है, तो अधर्व्यू। ओके, और कौन सा वेद है जो गद और पद में है, वो कौन सा है, यजुर्वेद है। ओके,
तो ये क्वेश्चन आते रहे, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद, सामवेद में साम का अर्थ है ज्ञान, ठीक है, गान। तो साम, स से संगीत, सा से सामवेद। ओके गाइस। तो पाठकर्ता, इसके जो पाठकर्ता हैं वो कौन है? उद्रातु, ठीक है, उद्रातु। तो उद्रार, तो जो साम गान, तो जो साम ये गान जो हो रहा है इस संगीत का उदार भाव में कर रहे हैं। जो भी सामवेद को गाते हैं, जो गान करते हैं इसके मंत्रों का, वो उदार भाव में करते हैं। ओके। तो संगीत का रचयिता भी इसमें है, ठीक है, को इसी वेद को माना जाता है संगीत का जनक सामवेद। स से संगीत, स से सामवेद। यज्ञ के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन भी इसी वेद के अंदर मिलता है। ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अथर्ववेद की। तो जो अथर्ववेद है वो ऋषि अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अथर्व ऋषि द्वारा अथर्ववेद लिखा गया है और इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, ठीक है। और सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों और जादू टूनों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। ओके। तो कौन सा वेद ऐसा है जिसके अंदर जादू टूनों का वर्णन मिलता है? कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ओके। क्योंकि सबसे बाद में लिखा गया है ये अथर्ववेद, इसलिए सबसे नया हुआ। तो इन वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग बनाए गए। ओके गाइस। वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग बनाए गए और ये 6 वेदांग का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, आदि ब्रह्मा जी के ठीक है, आदि ब्रह्मा जी से इन 6 वेदांगों का उद्गम कहाँ से होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि 6 वेदांग है कौन से। कैसे याद रखोगे आप गाइस? देखो, ऐसे रखना, संत विवेक जी, SVJ, संत विवेक जी। S से हो गया संत, V से हो गया विवेक और J से हो गया जी, संत विवेक जी। ओके, संत विवेकानंद है ना, तो वहीं से याद कर लो, संत विवेक जी। तो S से बना शिक्षा, तो वैसे व्याकरण और जैसे ज्योतिष। ओके। तो ये तो थे आपके 3, ठीक है, वेदांग, ठीक है। और इनको कैसे याद करना है ये चलो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट 3 कैसे याद करने हैं आपको? कल नीरू ने छींक मारी, ठीक है ना, सिंपल सी ट्रिक है। क्या वो करना इसके अंदर? कल नीरू ने छींक मारी, ठीक है। तो कल से बना कल्प, नीरू से बना निरुक्त और छींक से बना छंद। तो ये आपके 6 वेदांग कंप्लीट हो गए। ओके गाइस। अब बात करते हैं कि इन 6 वेदांगों का उद्गम आदि ब्रह्मा जी के बॉडी से कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा का उद्गम नासिका से हुआ। नासिका क्या होती है? नाक। तो देखो, जिसको शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है उसका फ्यूचर का क्या हो जाएगा? नाश, ठीक है। ऐसे ही व्याकरण, जिसको व्याकरण अच्छे से नहीं आती है वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। हिंदी की जो व्याकरण है किसी को अच्छे से आती ही नहीं है, ठीक है, वो स को स बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है ना। तो मुख से ही वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन तभी कर पाता है जब उसको अच्छे से व्याकरण आती है, ठीक है। तो व्याकरण आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बोलने के लिए। ओके गाइस। तो व्याकरण को मुख से सीखना, ठीक है, मुख से बोलना हमें कैसे मुख से अच्छे से बोलना हम कैसे सीखते हैं? व्याकरण के थ्रू सीखते हैं। ओके। तो ज्योति से देखो, ज्योति की बात हो रही है तो आंखों की बात है ना। आंख ना होएगी तो ज्योति कैसे दिखेगी, ठीक है। आंख ही तो ज्योति है, ठीक है। तो ज्योति से आप तो लिंक डायरेक्ट हो रहा है। ओके। तो ज्योतिष का कहाँ से उद्गम हुआ है? आंखों से हुआ है। और कल का, ठीक है, कल का हाथ। देखो हम अपना कल कैसे चेंज करेंगे? हम कल का, हमारा कल किसके हाथों में है? हमारे हाथों में है। हमारा कल हमारे हाथों में है। ओके। तो कल्प, ठीक है, कल्प का मतलब क्या होता है? चेंज होना। ओके। तो हम हाथों से चेंज करेंगे। तो नीरू, भाई नीरू कान, ठीक है, नीरू को कम सुनाई दे रहा है कान से, ऐसे कर लो। या फिर कान में से किसी का बहता है ना, कान कान किसी का बहता है, उसमें से लिक्विड निकलता है। तो नीर क्या होता है? पानी, तो लिक्विड है ना। तो कान नीरू। तो निरुक्त जो वेदांग है कहाँ से उद्गम हुआ है? उसका कानों से हुआ है। और जो छंद है उसका उद्गम पैरों से हुआ है, मतलब पैरों को छूना, है ना। हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, तो पैरों को छूना ऐसे याद कर लेना। छींक,
तो छी जो छंद है, छी की जो ट्रिक है, जो छंद है वेदांग कहाँ से उद्गम हुआ है, इसका पैरों से हुआ है। ओके, तो ये थे आपके 6 वेदांग। इजी सी ट्रिक है, अदरवाइज कहीं और जैसा आप देखोगे तो बहुत ही मुश्किल ट्रिक मिलेगी। ये ट्रिक नहीं है, बस एज ए रिलेट करना है आपको। ओके, संत विवेक जी हो गया आपका शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, है ना। कल नेहरू ने छींक मारी। ओके, और वो कहाँ से उद्गम हुआ है, ये आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। शिक्षा में जिसके पास शिक्षा नहीं होगी वो उसका नाश हो जाएगा। व्याकरण के बिना हम मुख से अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो व्याकरण हमें अच्छे से आती है तभी तो हम मुख से अच्छे से बोल पाते हैं। ओके, तो ज्योतिष, ज्योति का संबंध डायरेक्ट आंखों से है। ओके, तो कल हम चेंज करेंगे अपने हाथों से, है ना। और नीरू को कम सुनाई दे रहा है कान से, या फिर नीरू का मतलब नीर, और कान, कान का बहना, बहना मतलब कान से जो लिक्विड बाहर निकलता है। लिक्विड क्या है, नीर है, पानी है। ओके, कान। और पैर को हम छूते हैं, ठीक है, बड़ों के पैर हम छूते हैं। तो छंद कहाँ से निकला है, पैरों से उद्गम हुआ है इसका। तो कुछ पुराण है जैसे गाइस, जैसे विष्णु पुराण, ऐसे याद कर लो इसका, मोरे विष्णु, है ना, मोरे विष्णु। तो विष्णु पुराण का संबंध किससे है, मौर्य वंश से। ओके गाइस, मतलब ठीक है। और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, ठीक है, आंध्र सातवाहन से इसका संबंध है। किसी ने डू लिटल मूवी देखी है, डॉक्टर डू लिटल, हॉलीवुड की मूवी, अगर उसमें किसी ने देखा होगा तो उसमें एक व्हेल है जो कि जो शिप है उसे लेकर जाती है, ठीक है। मतलब कि उसे शिप के पीछे शिप उसके पीछे बांध देते हैं और फिर वो व्हेल पानी में चलती है और फिर शिप को लेकर आगे जाती है। तो ऐसे ही उसको याद कर लेना, ठीक है। तो मत्स्य सातवाहन, ठीक है, मतलब कि एक तरह से वो क्या करती है, उसको शिप को ले जाने का काम करती है। शिप क्या है, उसके लिए एक वाहन है, ठीक है। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, ओके, का संबंध है उससे। तो वायु पुराण का संबंध कौन से वंश से है, गुप्त वंश से है। देखो वायु, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पता चल रहा है किसी को कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, तो गुप्त है, वायु तो गुप्त है। ओके, तो वायु पुराण का संबंध किससे है, गुप्त वंश से है। अगर मैं गाइस बात करता हूँ उपनिषद कितने हैं हमारे, 108 उपनिषद हैं। ओके, 108 उपनिषद हैं। और पुराण कितने हैं गाइस, 18, ठीक है। हमारे पुराण कितने हैं, 18। और हमारे वेदांग कितने हैं, 6। देखो ये वेदांग 6 है, ये तो याद रहेंगे आपको। मैं बोल रहा हूँ ये उपनिषद कितने हैं, 108। 108 में से ये 0 हटा दो, बचा कितना, 18, ठीक है। ऐसे ही 18 पुराण है, ठीक है, और 108 उपनिषद है। ओके गाइस, तो सिंपल है। तो ओके गाइस, थैंक यू।